जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, एक शेयर तो आपसे बनता है और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी भी आए हैं वीडियो में तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, शिक्षा ही ऐसा बेहतरीन, ऐसा सुसज्जित, ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि हमारा सबसे बड़ी ताकत जो है वो शिक्षा ही है। अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। तो हमें शिक्षित होने का किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता आपको नहीं है, परंतु हमें असली शिक्षा प्राप्त होती है अपने जीवन के अनुभव से। तो अपने इर्द गिर्द सारी चीजों को, अपने छोटों से अपने बड़ों से जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखें। आप जो है बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने की थी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। आइए किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है। शुभम विश्वकर्मा ने कहा है बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू सो मच शुभम। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। यामिनी चंदेल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वेरी गुड यामिनी, ऑल द बेस्ट। सूर्या ठाकुर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वेरी गुड सूर्या। ठीक है, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें। ठीक है, चलिए आज का दिवस कौन सा है? हर साल 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। 1994 से आधिकारिक रूप से 16 सितंबर से ये मनाया जाने वाला वैश्विक स्तर में दिवस है, जिसकी शुरुआत जो है 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुई थी। आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 से इस दिन को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 16 सितंबर 1987 मतलब 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किए गए थे और ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को बैंड कर दिया गया था। सबसे हानिकारक जो आपका गैस है उसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का उत्सर्जन ओजोन परत के लिए बहुत ही ज्यादा जो है हानिकारक है। मेरे प्रिय साथियों, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर हमारी त्वचा में पड़ती है तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगर वो हमारे आंख में पड़ गई तो मोतियाबिंद हो सकता है। तो इन सभी चीजों को बचाता कौन है? इन सभी चीजों से बचाता कौन है? तो इन सभी चीजों से बचाता है ओजोन परत। तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत की जागरूकता के लिए, ओजोन परत के क्षरण ना होने के लिए जो है वैश्विक स्तर पर कार्य किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है। और ओजोन परत को नापने वाली इकाई पूछा जाता है, डॉप्सन इकाई से जो है आपको क्या नापा जाता है? ओजोन परत को नापा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन जो है इस बार का थीम रहा है और जो है हमारे लिए ओजोन परत को बचाना जरूरी है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी गर्म होगा और धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलेंगे और सतह की स्थिति कम हो जाएगी। मतलब कि धरती वाला पार्ट, जो भूमि वाला पार्ट है वो कम होगा और समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा और धरती गर्म होगी। ठीक है, चलिए आप लोग भी इसका ध्यान रखेंगे। हाल ही में राजनाथ सिंह ने जोधपुर में IDAX मतलब इंडिया डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन 24 एक्सपो का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चला है? ये कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक चला है मेरे प्रिय साथियों। अब ये कार्यक्रम है क्या? बेसिकली जितनी भी इकाइयां हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, डिफेंस
हमारे हथियार बनाती है, उन सभी का ये एक्सपो रहा है, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह ने संबोधित किया कि जैसे आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ और जितने भी विकास संगठन है, रक्षा अनुसंधान संगठन है ना, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योग जो आपका गन्स बनाती हैं, जो आपके वेपन्स बनाती हैं, उन सभी कंपनियों को संबोधित किया और हमारे भारत देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर से और बेहतर बनाने की संकल्पना ली है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि निम्नलिखित में से किस पैरालंपियन को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आइकॉन घोषित किया गया है। अब देखो, चुनाव आयोग ये क्या घोषित किया है कि अपना आइकॉन बनाया है। ठीक है, आइकॉन बनाया है मतलब चुनाव की जागरूकता को ये दो एथलीट जो है क्या दिखेंगे, तो आपका जनता को बताते हुए, जनता को इसके बारे में जानकारी देते हुए दिखेंगे। तो कौन कौन से एथलीट है, तो शीतल देवी और राकेश कुमार, ये दोनों पैरा तीरंदाज है, दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इवन ये जो शीतल देवी है, इन्होंने अभी पैरालंपिक में कांस्य पदक भी जीता है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 2023 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जैसे मैंने बताया, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देते हुए ये सभी दिखेंगे और मतदान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है मेरे प्रिय साथियों। भारत की ये विडंबना रही है कि मतदान जो है वो देने के लिए लोग जाते नहीं हैं और बाद में ये कहने लग जाते हैं कि आखिरकार हमारे लिए नेताजी ने किया क्या है। मेरे प्रिय साथियों, आप चुनोगे ऐसा नेता तो होगा ही ऐसा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने वोट का अधिकार पता होना चाहिए। शीतल देवी, जम्मू कश्मीर, अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 में। 2023 में ये सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी रही है पैरालंपियन। उसके बाद है राकेश कुमार, संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर, पैरा तीरंदाज है। ये दोनों को बनाया गया है चुनाव आयोग का आइकॉन, पीडब्ल्यूडी आइकॉन। ठीक है, चलिए, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है। पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जितने भी हमारे आवागमन है या यातायात है, साथ ही साथ जितने भी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन वाहनों का उपयोग सुसज्जता से मतलब सिस्टमैटिक हो और साथ ही साथ जो अभी का नया चरण है, जैसे कि सब के सब टूरी लोग चला रहे इलेक्ट्रिक बाइक बैटरी से चार्ज कर करके, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, वो पीएमई ड्राइव जो है वो स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक आपके कहा जा सकता है वाहन है, उन सभी को बढ़ावा दिया है इस पीएमई ड्राइव के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार लगभग 3435 करोड़ मतलब 3435 करोड़ रुपए की लागत से 38,000, कितना बताया मैंने, 38,000 से भी अधिक जो है वो ई बसेस स्टार्ट कर रही हैं, जिससे कि जो होने वाले प्रदूषण है वो रुकेंगे और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक वे पे जो कार्य किया जाता है, मतलब कि खासतौर से विद्युत का उपयोग करके या हमारे जीवाश्म ईंधनों का दोहन ना करके इलेक्ट्रिक के माध्यम से बसेस चलेंगी, यही कहीं लिखाया होगा। ठीक है, जैसे दिखा रहा है पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा 3435 करोड़ रुपए, 38,000 से अधिक ई बसें शुरू की जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, चलो, हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो, ये ई प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, ट्रेड कनेक्ट, समझिएगा, ट्रेड कनेक्ट मतलब कि व्यापार के माध्यम से जोड़ना। ई प्लेटफॉर्म मतलब कि ईमेल के माध्यम से, मतलब इंटरनेट, मतलब कहा जा सकता है कि ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये किसके लिए बनाया गया है, पहले तो पता होना चाहिए किसने लाया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बोल रहा है। चलो आंसर लगा लेते हैं, पीयूष गोयल। बेसिकली साथियों, ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे एमएसएमईज के लिए है, एमएसएमईज के लिए है। ये क्या है, देखो समझना इसको। बेसिकली जितने भी हमारे भारत देश में लघु सूक्ष्म उद्योग है ना, जितने भी आप देख सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उन सभी उद्योग के माध्यम से हमारे भारत देश का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा ये एमएसएमईज ही प्रोवाइड कराती है। ये एमएसएमईज के माध्यम से दिया जाता है, समझ रहे हो। तो ये जो एमएसएमईज है ये क्षेत्रीय व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है शामिल करने का उद्देश्य जो है हमारा केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ट्रेड
कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो हमारे भारतीय निर्यातक खास करके एमएसएमईज जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना बढ़ावा दे सकेंगे। और सोचो कि अगर एमएसएमईज अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे तो भारत देश की आय भी बढ़ेगी और जितने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के जितने भी व्यापारी है उन सभी का विकास होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर लगभग 30% का जो है क्षेत्र वो एमएसएमईज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चल किस मंत्रालय ने भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन 22-23 रिपोर्ट जारी किया है? तो किसके द्वारा किया गया होगा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। अब ये स्वास्थ्य गतिशीलता क्या है? बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, स्वास्थ्य गतिशीलता भारत में स्थित 714 से अधिक जो है आपका जिला अस्पताल और लगभग 362 मेडिकल कॉलेज का ये सर्वे किया गया और देखा गया कि इनमें किन किन चीजों की कमी है। जैसे बुनियादी ढांचों का कमी होना। अगर हम भारत देश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें अभी भी वर्तमान में जो हमारे जिला अस्पताल है या कहा जा सकता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी जो है प्राइवेट बिल्डिंग्स में है, वो वहां का किराया जा रहा है। जबकि सरकार के पास तो अनाप शनाप जो है आपका प्रॉपर्टीज है, तो सरकार उसमें क्यों नहीं बनाती है? तो वहां पर का पैसा अगर मान के चलो खुद की बिल्डिंग रहेगी तो जो पैसा किराए में दे रहे हो उसको और इक्विपमेंट्स और इलाज में इन्हांसमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की कमी, डॉक्टरों में कमी 2005 से 23 के बीच में देखा गया तो 20,000 से अधिकारी और डॉक्टर रहे हैं, महज जो है 32,000 ही बढ़े हैं। कहाँ गए बाकी डॉक्टर? बाहर भाग गए क्या? खासतौर से आपका प्राइवेट क्लिनिक ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि देखी गई है। क्यों नहीं देखी जाएगी भाई? इतना खर्च हो रहा है, कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत वृद्धि तो होगा लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कि मैंने बताया कि आपका मतलब अभी भी बहुत सारे भवन किराए में चल रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे ना तो शहरी क्षेत्रों में अच्छी सुविधा है स्वास्थ्य की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है प्रॉपर डेवलपमेंट करके दिया नहीं जा रहा है और बहुत सारे कारक है। हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी। ठीक, चलो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इसको ना तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है, खोजी गई है मतलब सीधा देखा गया है, क्या है पकड़ लिए होंगे। अब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहा? तो तमिलनाडु में आपका मदुरई के आसपास देखा गया है ना। इसका नाम है दक्षिणी बर्ड विंग, बहुत बड़ी तितली होती है। ठीक है, इसको पकड़ना मत, घूमने दो भाई। केंद्रीय मंत्री ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या होता है सजावटी मछली? एक्वेरियम जी, मत घर में लगवाने की बोलता हूं लेकिन क्या है ना, नहीं रखने देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं घर में रहता ही नहीं हूँ और घर में नहीं रहूंगा तो मैं देखूंगा नहीं तो घर वाले देखेंगे, मेरे को गाली पकेंगे ना। ठीक है, रंगीन मछली। रंगीन मछली होता है सबके साथ, सब कोई का मन रहता है कि बहुत सारे पेट्स रख लो, बहुत सारे जो है पालतू जानवर रखो, लेकिन आदमी घर में रहेगा तब तो पालतू जानवर का ख्याल रखेगा। ठीक, रंगीन मछली ऐप का क्या मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा? इससे ऐप लॉन्च करने से क्या होगा? मेरे प्रिय साथियों, जितने भी पेट शॉप वाले हैं मछलियां रखते हैं तो इस ऐप के माध्यम से उसका नेविगेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे क्या डाइट लेती हैं मछलियां, तो आसपास का क्षेत्रीय व्यापार बेहतर होगा। एक्वेरियम की जरूरत पड़ेगी तो आदमी एक्वेरियम के जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। सारे नियम कानून इस ऐप में है, डाउनलोड करके देख लो, है ना। रंगीन मछली। चल, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट अब क्या करेंगे? रिवीजन। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी का इस कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, किसने किया है? इस्पात मंत्रालय की किया है। क्यों? क्योंकि इस्पात से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण को कम करना और हरित अनावरण बनाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 को प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अधिकतर नहीं, मतलब इस पुरस्कार को बेसिकली किसको दिया जाता है? तो नर्सों को दिया जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। 50,000 रुपए नगद राशि दी जाती है और आपका प्रमाण पत्र। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन सा चरण मंजूरी दी है? तो चौथा चरण को मंजूरी दी है। गांव गांव में सड़क बनेगा, तुरंत जाके इसमें जो है पता करो कहाँ कहाँ बनना है और सिविल इंजीनियर लोग भिड़ जाओ ठेका लेने के लिए। ठीक है, चलो
किस राज्य ने नीति थिंक टैंक के तर्ज पर GRIT की स्थापना की है? गुजरात ने। गुजरात बोलता है कि मैं भी सारे डायमेंशनों पे इंडिविजुअल मेहनत करूंगा, नीति आयोग के जैसे। ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल निजाह 5 अभ्यास किस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ओमान करेगा। भारत और के बीच में होता है ईस्टर्न ब्रिज और अल निजाह। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में खालिस्तान विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन या बजट घोषित किया है? तो 6000 करोड़ रुपए का किया है मछली पालन वाले लोग के लिए। ठीक है। DRDO और खालिस्तान ने सतह से हवा मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है, तो नौसेना और DRDO ने किया है। कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमान को मंजूरी करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? मैं आंसर क्यों बताऊंगा, आप लोगों को आंसर देना है इसका, ये क्योंकि आप लोग के लिए रखा गया है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।